GMSC है ना। ये जो GSM आर्किटेक्चर है, इसको देखने से हम मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे परफॉर्म करता है, कैसे काम करता है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। और चूंकि क्वेश्चन जिनके ऊपर आएगा या आ सकता है, वो सब चीजें इसके अंदर ऑलमोस्ट इंक्लूड की हुई है हमने। ठीक है। इसलिए इंक्लूड की हुई है कि हमने जो प्रीवियस क्लास हमारी थी उसमें आपको फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन बताया था कि किस तरह से मोबाइल कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे कौन कौन सी टेक्निक्स पर मॉड्यूलेशन ये परफॉर्म करता है, किस तरीके के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कि ये रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कहते हैं, जो हमने कहां पढ़ा है, पहले जो नेटवर्किंग था उसमें हमने पढ़ा है कि हम किसी एक एनालॉग डेटा को या डिजिटल डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, वो ट्रांसमिट होता है, उसके मॉड्यूलेशन करते हैं, डिमॉड्यूलेशन करते हैं, वो सब चीजें यहां पर भी होती हैं। ऑब्वियसली रेडियो सिग्नल ही होता है। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, सिंपली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो समझना आप, कि हम जब सिंपल रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, सिंपल रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, तो हमको उसके लिए एंटीना की जरूरत होती है। ठीक है। अब एक यूटिलिटी आपको पता है कि जो सबसे पहला वायरलाइन फोन था, वायरलाइन की बात कर रहा हूं मैं, वायर्ड टेलीफोन सिस्टम था, वो 1877 में बन गया था। ठीक है। 1877 में हम लोग, जो किसने बनाया था, ग्राहम बेल। ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। उसके बाद में ये जो आपका सिस्टम है, जिसको आप मोबाइल फोन सिस्टम कह रहे हैं या मोबाइल कम्युनिकेशन कह रहे हैं, इसका एडवेंट हुआ 1934 में, और उसमें भी एनालॉग सिस्टम को हमने यूज किया था। हम जिस सिनेरियो को देख रहे हैं, ये लेटेस्ट आर्किटेक्चर है ऐसा कह सकते हैं। और आपको पता है कि मोबाइल कम्युनिकेशन में अभी 5 जनरेशन आ चुकी है। 5 जनरेशन आ गई। पहली अलग थी, दूसरी अलग थी, तीसरी अलग थी, 2.5 भी थी बीच में, 3 भी थी, 4 भी आई, और 5 उसके बाद अब रिसेंटली हम लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं 5 को। 5th जनरेशन हम मोबाइल कम्युनिकेशन की या सेलुलर सिस्टम की अडॉप्ट कर चुके हैं। इनिशियल स्टार्टिंग जो हुई थी मोबाइल कम्युनिकेशन की, वो इनिशियल स्टार्टिंग आप ये कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ था वो हुआ था कॉर्डलेस टेलीफोनी से। ठीक है। एक लिमिटेड एरिया में हमने रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया, लेकिन कॉर्डलेस टेलीफोनी के लिए जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था वो समझना कि कॉर्डलेस टेलीफोनी में हमने डिवाइस बनाया, एक हमने क्या किया, एक डिवाइस बनाया जो हमारे एग्जिस्टिंग लैंडलाइन फोन को एज ए कॉर्डलेस यूज करता था। समझ रहे? उसका बेसिक सिस्टम क्या था, लैंडलाइन फोन ही था, वायर्ड सिस्टम ही था। हमने केवल एक डिवाइस ऐसा बना दिया जो डिवाइस हम लेकर कहीं पे भी घूम सकते हैं। 2 कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे, डिवाइस पोर्टेबिलिटी और यूजर मोबिलिटी। यूजर मोबिलिटी का मतलब क्या है कि डिवाइस मेरे पास है, मैं जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाता हूं तो मेरा जो कनेक्शन है वो एग्जिस्ट रहता है, जिसका हमने सबसे सूटेबल एग्जांपल दिया था आपको, कॉल फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म। कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक क्या होती है कि आप जैसे मान लीजिए अभी आप यहां जयपुर में रह रहे हैं, आपके पास एक फोन है, लैंडलाइन फोन है, आप जोधपुर चले गए, आप चाहते हो कि जो जयपुर में फोन आ रहे हैं वो जोधपुर में भी आप रिसीव कर सको। ठीक है। आपको करना क्या है कि अपने जो सिस्टम यहां वाला था उस सिस्टम पे जोधपुर का नंबर एज ए कॉल फॉरवर्डर रजिस्टर करना है, तो आपकी जितनी भी कॉल्स हैं वो उसके ऊपर फॉरवर्ड हो जाएंगी। समझ रहे हैं बात को? ये तो लैंडलाइन का कॉन्सेप्ट है। इसी चीज को हम मोबाइल में भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि एक फोन, एक नंबर से, एक नंबर पे आने वाली जितनी भी कॉल्स हैं उनको हम डाइवर्ट करते हैं दूसरे नंबर के ऊपर, तो सारी कॉल्स उस नंबर के ऊपर डाइवर्ट हो जाती हैं। समझ रहे हैं बात को? सिस्टम समझ में आ गया? तो यूजर मोबिलिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा है डिवाइस पोर्टेबिलिटी।
डिवाइस पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम डिवाइस को ही लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। लैपटॉप से वो उस कैटेगरी में आते हैं। हम लैपटॉप लेकर जाते हैं, लैपटॉप आज हम यूज कर रहे हैं, सपोज करो हमारे घर का नेटवर्क, ठीक है, हम किसी होटल में गए, हमने होटल का नेटवर्क यूज कर लिया, समझ रहे हैं, तो वो डिवाइस पोर्टेबिलिटी कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट है। अब सेलुलर सिस्टम के अंदर एक जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने ज्योग्राफिकल एरिया में जो ज्योग्राफी है हमारी, उस ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से सेल्स बना दिए, सेल्स बना दिए, और हर सेल में एक एक टावर एस्टेब्लिश कर दिया। समझ रहे? ये जो टावर है, ये टावर कहलाता है बेस ट्रांसीवर स्टेशन या बेस स्टेशन, ठीक है। यहां हमारे पास डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस हम जिसको कह रहे हैं, जिसके अंदर एक सिम लगा हुआ है। सिम की फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एमएस का मतलब मोबाइल स्टेशन, ठीक है। ये जो मोबाइल स्टेशन है, इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये क्या करता है, इसमें जो ये एंटीना आप देख रहे हैं, ये क्या करता है, नियर बाय बेस स्टेशन को सर्च करता है, नियर बाय बेस स्टेशन को सर्च करता है और अपने आप को इससे कनेक्ट करता है, जो जो इस रेंज में होंगे, जो जो इस रेडियस में होंगे। जब हम वायरलेस ट्रांसमिशन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एक अच्छी सी चीज बताई थी कि हर पर्टिकुलर सिग्नल की 3 रेंजेज होती है। हर इसीलिए तो सिम है उसमें। सिम वो नेटवर्क तो सबका देखता है, समझ रहे हो। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में समझो। सपोज करो कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, उस लोकेलिटी में वोडाफोन का टावर नहीं है, ठीक है, लेकिन वोडाफोन की सर्विसेज आपकी सिटी में अवेलेबल है, या वोडाफोन उस पर्टिकुलर स्टेट में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ऑथेंटिक है, ठीक है। तो वोडाफोन ने क्या किया कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर वो लाइसेंस लेगा, वो लाइसेंस लेगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो किसी एक पर्टिकुलर सिटी के किसी जोन के एरिया को छोड़ देगा कि मैं साहब मालवीय नगर के सब्सक्राइबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करूंगा, समझ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़े कॉन्सेप्ट में समझना, जो हम लोग इंटरनेट के केस में करते हैं। वहां पर क्या है कि ये जो जरूरी नहीं है कि यहां पे वोडाफोन का टावर हो, कोई भी मोबाइल, कोई भी बेस स्टेशन होगा, वो नेटवर्क को सर्च करेगा, ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, सबको दिखाएगा, सबको दिखाएगा। लेकिन अब समझना कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फर्स्ट टाइम जब आपने किया तब की बात है। फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने मोबाइल परचेज किया, आपने ऑन किया, सिम डाला उसमें, ऑन किया, तो ऑन करते ही सबसे पहले आप जब भी सिम लेने जाते तो आपको क्या कहा जाता है कि 2 घंटे या 3 घंटे बाद ये चालू होगा, कहा जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि वो एक्टिविटी उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आपको तब तक अलाउड नहीं है। जैसे ही आपका सिम ऑथेंटिकेट हो गया सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, आपने सिस्टम को ऑन किया, तो जहां जितने भी सिम उन्होंने अलॉट किए हैं, उन सबकी एक्टिविटी इन सारे तमाम बीटीएस में सर्कुलेट हो जाएगी, समझ रहे हो। और जैसे ही आपने ऑथेंटिकेट किया, देखो यहां पर मैंने 3-4 चीजें लिख रखी है, 3 लिख रही है, HLR है, AUC है, EIR है, इधर मैंने लिखा है VLR, है ना। तो ये सब क्या है, ये वो डेटाबेसेस हैं जिनके अंदर ये एंट्रीज रहती हैं, समझ रहे। यहां पर्टिकुलर सिनेरियो में जैसे ही आपने सिम अलोकेट किया, वो नेटवर्क को सर्च करता है, नेटवर्क उसको मिला, अगर रेस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रेस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर नहीं है और उस सर्विस प्रोवाइडर ने जो वहां पर अवेलेबल है उससे सर्विसेज ले रखी हैं,
तो आप उस पर्टिकुलर नेटवर्क को आराम से यूज कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? जिसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं रोमिंग। रोमिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे मान लो आप जयपुर से चले, अब तो खैर रोमिंग बहुत स्मूथ हो गया है, हम उस जमाने की बात करें जब इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, ठीक है। तो उस समय क्या था कि जैसे हम लोग दिल्ली जाते तो दिल्ली में हमको सर्विसेज नहीं मिलती थी, यहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर उनकी सर्विसेज नहीं मिलती थी, तो हमारी रोमिंग स्टार्ट हो जाती थी। रोमिंग स्टार्ट होती थी तो वहां पे जो नेटवर्क होता है वो नेटवर्क किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर का है, समझ रहे हैं? और जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको, हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसको पैसा पे करता है। समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट है। अब जैसे इसने ऑथेंटिकेट किया, ये इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर बीएससी के पास जाएगी कि ये एक्टिवेट हो गया। आज पहली बार आए आप हैं? क्या कर रखा है आपने? कल आए थे? अच्छा, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, आपने एमसीए किया है, बीटेक किया है, क्या किया है? बीसीए किया है। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये मैं आज फ्रेश टॉपिक ले रहा हूं, ये मेरे हिसाब से आपके लिए जेन्युइनली आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। ये जो बेस स्टेशन है, ये बेस स्टेशन क्या करता है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसको देता है? बीएससी को। ये बीएससी क्या है? बेस स्टेशन कंट्रोलर। ये बेस स्टेशन कंट्रोलर का काम क्या है? ये मान लीजिए ये क्या है, जो अलग अलग सेल्स का एरिया आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह पर आपको टावर दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे, उन सबके बीच में एक बना रखा है कंट्रोलर, मेंटेन करना, ठीक है। इस बेस स्टेशन पे जो भी इंफॉर्मेशन आई, यहां से आई तो इस बीएससी ने हैंडल किया, इधर से आएगी तो भी इधर करेगा, कोई और से आएगी तो भी यही हैंडल करेगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन आई, ये इंफॉर्मेशन इसने क्या किया, उस पर्टिकुलर सिटी के मोबाइल स्विचिंग सेंटर को दे दिया। ये एमएससी क्या है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अभी मैं सबकी फुल फॉर्म लिखाऊंगा आपको, है ना। तो ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करता है कि सबसे पहले अपने 3 डेटाबेस को एक्सेस करता है। पहला डेटाबेस है वीएलआर, जिसकी फुल फॉर्म है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। तीसरा आप देख रहे हैं ईआईआर, ये है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये देख रहे हैं, ये है एयूसी, ये है ऑथेंटिकेशन सेंटर। ये देख रहे हैं आप एचएलआर, ये है होम लोकेशन रजिस्टर। यहां पे आप देख रहे हैं जीएमएससी, ये गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर है। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है कि आपने फर्स्ट टाइम सिम एक्टिवेट किया तो सबसे पहले आपके सिम की, आपके मोबाइल की जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले इसमें जाती है एचएलआर में, इस पर्टिकुलर रूट से। ठीक है, एचएलआर उसको इसके अंदर सेव करता है ऑथेंटिकेशन में। ऑथेंटिकेट करते ही ये इंफॉर्मेशन आपके इस इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर में स्टोर हो जाती है।
इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर क्यों होता है वो समझ लीजिए। आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि जब मोबाइल चोरी होता है तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है आपसे, ये IMEI नंबर है या नहीं है। ठीक है, वो IMEI नंबर का फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्या है बताइए दिया IMEI नंबर की। ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है किसकी, IMEI की। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जैसे इसके पास जाती है, सिम आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेट होते ही आपकी सर्विसेज ऑन हो गई। सपोज करो ये जो पर्सन है ये बात करता करता इस वाले पर्टिकुलर एरिया में आ गया, तो ये जो इसका BTS था, जितनी भी ये इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन इसको ट्रांसफर कर देता है। किसको, नियर बाय बेस स्टेशन को। नियर बाय बेस स्टेशन क्योंकि होम लोकेशन रजिस्टर पर नहीं है, यानी जहां का सिम है वहां का नहीं है, तो उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है किसमें, VLR में, विजिटर लोकेशन रजिस्टर में। विजिटर लोकेशन रजिस्टर रेगुलर अपडेट होता रहता है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जब भी कोई अनवांटेड एक्टिविटी किसी मोबाइल फोन से की जाती है तो जैसे ही उसकी रिपोर्ट होती है तो सबसे पहले पुलिस वाले क्या करते हैं, कॉल रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करते हैं, लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और लोकेशन ट्रेस करने के बाद में आपको फाइंड आउट किया जाता है इन्हीं सारे डेटाबेसेस के थ्रू। समझ रहे हैं बात को। अभी आपने सब लोग मैच्योर हो, आप सब लोगों को अभी रीसेंट एक्टिविटी के बारे में पता होगा। अभी एक ऐप डेवलपर को पकड़ा गया, अनवांटेड एक्टिविटी में लिप्त था, उसने बहुत स्मार्टनेस की, उसने VPN को यूज किया। एग्जाम में ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। समझ रहे हैं बात को। उस ऐप का नाम पूछा जा सकता है, उस टेक्निक का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टेक्निक कौन सी थी, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज कर रहा था जिससे कि उसका IP ट्रेस नहीं हो पाए। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी हम जिस भी डिवाइस से इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस करते हैं उसका फिजिकल एड्रेस और IP एड्रेस हमेशा रजिस्टर होता है। बेशक उसने तरीका लगाया, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप रेगुलर किसी एक एक्टिविटी को लगातार करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ट्रेस होगे। आप लोगों ने अगर कभी किसी हैकिंग वर्कशॉप को अटेंड किया हो या हैकिंग के बारे में आप जानते हो या आपने कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट की किसी वर्कशॉप को अटेंड किया हो तो आपने कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लडिंग। फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी को भी लगातार मैसेज सेंड करना, लगातार मैसेज सेंड करके उसको उस पर्टिकुलर रूट के ऊपर रोका जाता है। समझ रहे, और उस रूट पर रोकने से आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको आराम से ट्रेस कर लिया जाता है। हम जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं
हम केवल इनिशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बात कर रहे हैं, हमारा और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया कि ये कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, समझ रहे हैं? तो ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है, इसका नाम जीएसएम आर्किटेक्चर है। क्या नाम है? जीएसएम आर्किटेक्चर का मतलब है, फुल फॉर्म मैंने आपको लिखाई थी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, नोट करके रखना अभिषेक, फुल फॉर्म जीएसएम स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मैं वहीं पर आ रहा था, समझो। जिस तरह से एक बीएससी है, ऐसे किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे या किसी एक पर्टिकुलर सिटी में एक बीएससी नहीं होगा। जिस तरह से एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर नहीं होगा, समझ रहे हैं? लेकिन उस पर्टिकुलर सिटी में जीएमएससी एक ही होगा। हैरारिकी को समझो। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको पुलिस सिस्टम का एग्जांपल दे देता हूं। ये लोकल चौकी है सारी, ठीक है? ये लोकल चौकी के बाद में नियर बाय थाना है, ये नियर बाय थाने के बाद में आपका जोन है, ठीक है? और इस जोन के बाद में ये कमिश्नरेट है, हेड ऑफिस। क्लियर? सारा कुछ इसके यहां पर भी रहेगा, यहां से ही सारे ऑथेंटिकेशन, सारा गेटवे। सपोज करो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दूसरे किसी सिटी के साथ एसोसिएशन करने के काम आएगा। रोमिंग, हम यहां पर जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये बात करता करता ये इधर आ गया, इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं, रोमिंग नहीं है ये बेसिकली, इसको हम नाम देते हैं हैंड ऑफ और हैंड ओवर। समझ रहे हैं? और ये इतना स्मूथ होता है कि आपको पता भी नहीं लगता कि आप किस बेस स्टेशन को छोड़ के किस में आ गए। अगर ये स्मूथ नहीं होगा तो कॉल ड्रॉप हो जाएगी, समझ रहे हो? कॉल ड्रॉप हो जाएगी, आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभिषेक नहीं समझ में आए पूछ लेना, बार बार पूछना, जो भी चीज नहीं समझ में आए। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। देखो देखो इसके अंदर क्या है, ये क्योंकि हमारे पास नाम दे रखा है फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है? सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन दे रखा है। हालांकि मैं आपको वो कैलकुलेशन बता सकता हूं कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वर्बली बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो एरिया है एक सेल का, वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर का मतलब यूजर हो गया। सपोज करो मैं किसी एक पर्टिकुलर सिटी में रहता हूं और उस पर्टिकुलर सिटी में मोबाइल फोन के जो कस्टमर्स हैं वो केवल 1000 हैं, समझ रहे? तो 1000 लोग अगर हैं तो मैं उस पर्टिकुलर सेल को, वही बात है कि अगर मेरी सिग्नल स्ट्रेंथ पुअर हो रही है किसी पर्टिकुलर एरिया में,
तो मुझे एक और रिपीटर या रीजनरेटर लगाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? जैसे कस्टमर बार बार शिकायत कर रहा है, एयरटेल का कर रहा है या वोडाफोन का कर रहा है या जियो का कर रहा है कि साहब हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, बार बार हेल्प सेंटर को वो अपने इंजीनियर से चेक करवाते हैं कि यार क्या समस्या है। बोले साहब वहां पे नेटवर्क इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो जो टावर है उस टावर से दूसरे टावर की जो स्थिति है वो विकट है, या तो टावर की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका क्या है कि जो यहाँ जो ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दो, जो फ्रीक्वेंसी ये रेडिएट कर रहे थे उस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दो। जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, साहब कौन आ गए? एनजीटी वाले आ गए। एनजीटी कौन है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो पर्यावरण के लिए जागरूकता प्रदान करता है ना? या वो स्वयंसेवी संस्थाएं आ गई कि साहब इससे हार्म हो रहा है, इससे हार्म हो रहा है तो सिग्नल ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है। आपने वो एक फिल्म देखी होगी जिसमें वो पक्षी बन के आता है और वो अक्षय कुमार की, भगवान जाने कौन सी थी, मेरे को नाम याद नहीं है, ठीक है? तो वो कहता है कि साहब मोबाइल रेडिएशन से लोगों, अभी बीच में भी आपने देखा होगा कि टावर से कैंसर का खतरा हो रहा है, ये तो वो जो चीजें हैं वो है। तो वो क्या करेगा? इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी बैंड को जैसे इंक्रीज किया, सिग्नल दूर पहुंचने लगा, स्ट्रेंथ बढ़ गई उसकी, ठीक है? अब अगर मान लो 1000 की जगह 50,000 हो गए कस्टमर, तो क्या ये 50,000 लोगों को सर्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या किया है, एक टावर और लगा दिया, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस थी वो हमने कम कर दी। कम कर दी का मतलब उसका जो एरिया था हमने एक ही जोन को 2 जोन में बांट दिया, या हमने एक सेक्टर एंटीना लगा दिया। अभी मैं बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से? अच्छा, हाँ। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, आपके पास मोबाइल फोन है या आपके पास ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर केवल रेडियो सिग्नल को ही कैसे लेता है, दूसरे सिग्नल्स को क्यों नहीं लेता है? रेडियो की उसकी इसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी, फ्रीक्वेंसी से मतलब इसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड की। ऐसा नहीं है कि हवा में हो रहा है। देखो, एक मिनट मुझे जवाब देने दो आराम से, ठीक है? इसके अंदर क्या सिस्टम है कि आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, ये सब फ्रीक्वेंसी का खेल है। फ्रीक्वेंसी का खेल क्यों है? क्योंकि हम एक स्पेक्ट्रम पर वर्क करते हैं। आपको ध्यान है मैंने एक बड़ा सा डायग्राम बनाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वहां मैंने आपको बैंड्स बताए थे, अलग अलग बताए थे, ELF, LF, VHF, ये बताए थे? नहीं बताया, मैं दोबारा बता दूंगा। तो वो जो बैंड्स हैं, उन बैंड्स की वजह से ये काम करता है, समझ रहे? अब वो जो बैंड है वो फ्रीक्वेंसी बैंड किसी पर्टिकुलर हर्ट्ज में डिवाइडेड है, समझ रहे? वो जितने हर्ट्ज का बैंड है उसी बैंड को जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है? मान लीजिए मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी बैंड है 10 हर्ट्ज का है, समझ रहे? कि मेरी कंपनी है एक्स को 10 हर्ट्ज के लिए उसने पैसे दिए हैं, और मेरे पास जितने भी कस्टमर है मुझे उन कस्टमर को इस 10 हर्ट्ज में से ही फ्रीक्वेंसी अलोकेट करनी है, समझ रहे? मेरे पास मान लीजिए कस्टमर है अभी 5, ठीक है? तो मैं क्या करूं कि 5 कस्टमर को एक एक हर्ट्ज बैंड दे दूं और 5 में मेरे पास रिजर्व रख लूं, ठीक है? अब मेरे पास कस्टमर बढ़ गए 10,
तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि या तो मैं जो मेरा रिमेनिंग है उसमें से दे दूं, या मैं मेरे फ्यूचर यूज के लिए कुछ रखूं। डिवीजन करना पड़ेगा ना मुझे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन है वो इसका दारोमदार सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। मल्टीपल एक्सेस मैकेनिज्म इसके अंदर काम में लिए जाते हैं, स्पेशली इसमें एफडीएमए और सीडीएमए को हम यूज करते हैं। ठीक है, कुछ जगह पर कॉम्बिनेशन भी आता है, किस किस का, एफडीएमए का और एसडीएमए का और टीडीएमए का। क्लियर, ये कहानी है इसकी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? वो एक अलग इंजीनियरिंग पैटर्न है उनका, वो इंजीनियरिंग पैटर्न अलग है, डिवाइस बेस्ड है वो, ठीक है ना। और वो पर्टिकुलरली उन्हीं को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हीं सिग्नल, एब्जॉर्प्शन है यहां पर। हर कोई चीज नहीं लिया जा सकता, हर सिग्नल को नहीं कैरी करेगा। अब आप कहोगे कि जब हम सब टेलीविजन हम देखते हैं, हमारा जो डिश टीवी है, भाई चैनल तो हवा में है, चैनल तो हवा में है, सब इंफॉर्मेशन तो हमारे पास हवा से आ रही है, वो तो फ्री है। अब उसको डिश को ये कैसे पता कि साहब ये सोनी चैनल के साथ एसोसिएशन है इसका? वही सैटेलाइट, सैटेलाइट का कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है ही ना, किसी न किसी लोकेशन पर कहीं रेडिएट तो हो ही रहा है ना। क्योंकि अगर हम उस पे गए कि एंटीना किस टाइप का बना होता है, समझ रहे हैं, किस फिजिक्स पर बेस्ड है, ठीक है, तो होगा क्या कि हमको इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी। ले ली, सीएस से थे, ईसी को इसीलिए इंक्लूड किया भैया इसमें। ये तो शुक्र समझो कि हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है क्या, इसलिए हम इतना आगे तक जा रहे हैं। मेरा रिसर्च टॉपिक है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। मैं बता भी सकता हूं आपको कि ये एंटीना में ये चीजें होती है। चलिए बात करते हैं एंटीना की। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो समझना। एंटीना जो टाइप होते हैं, दो टाइप के एंटीना हमारे पास हैं। एक कहलाता है हॉर्न एंटीना और एक कहलाता है पैराबोलिक डिश एंटीना। ठीक है, हॉर्न एंटीना हमेशा ओमनी डायरेक्शनल सिग्नल्स को यूज करता है, और ये जो होता है ये क्या करता है, ये डायरेक्शनल सिग्नल्स होते हैं। फर्क समझना, ओमनी डायरेक्शनल सिग्नल तो इस तरीके का है सब तरफ से, ठीक है। और पैराबोलिक डिश एंटीना डायरेक्टेड बीम कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ये क्या करता है, सिग्नल आता है डायरेक्टेड, यहां आता है, यहां पे रेडिएट होता है, अगेन कंसंट्रेट होता है और फिर रेडिएट होता है। समझ रहे, ये पैराबोलिक डिश एंटीना है। जितने भी रेडियो सिग्नल्स होते हैं, जितने भी रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनके लिए हम हॉर्न एंटीना को काम में लेते हैं। हॉर्न एंटीना को इसलिए काम में ले जाता है कि इस जितनी भी डिवाइसेज उस पर्टिकुलर एरिया में इस रेंज में आएंगी वो सब उसको रिसीव कर सकती हैं, क्योंकि उसमें भी एंटीना होगा, डिवाइस में भी एंटीना होगा। जैसे ट्रांसमीटर होता है वैसे रिसीवर होगा, समझ रहे। और
क्योंकि अब हम ट्रांसमीटर और रिसीवर को बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, रेडिएटर। एंटीना की जगह हम उसको नाम देते हैं रेडिएट करता है, चाहे रिसीव करो चाहे ट्रांसमिट करो। क्लियर? इसको और बाइफरकेट हम करते हैं हॉर्न एंटीनास को, हम इसके अंदर एक और चीज बना देते हैं जिसको बोलते हैं सेक्टराइज्ड एंटीना। आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर टावर्स इस तरह के लगे हुए होते हैं, इसको सीधा कर दो भले से, ये डाइपोल्स हैं बेसिकली। ये क्या कहलाते हैं, डाइपोल्स। कुछ जगह पर आपने देखा होगा इस तरीके की प्लेट होती है, उसके ऊपर 4 एंटीना लगे हुए होते हैं। उन्होंने क्या किया, वो नहीं, वो अलग सिस्टम है, सेक्टर अलग अलग जोन में बना दिया। छोटे छोटे होते हैं, लंबे देखे होंगे आपने टावर के साइड में, एक तो ड्रम्स देखे हैं। सेक्टराइज एंटीना किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है, जहां पर वाईफाई की स्पीड जो आप कहते हैं बहुत एक्सट्रीम है, वहां पर जो आपकी रोड लाइट्स हैं उन तक पे मोबाइल टावर या ये सेक्टराइज एंटीना लगाए हुए हैं। आपने देखा होगा कुछ जगह पर इतने सुंदर सुंदर वो 4G के टावर्स जो आपने लगे देखे होंगे, उनके ऊपर नारियल का पेड़ बना दिया, नीचे एंटीने लगे हुए हैं। वो क्रिएटिविटी है, बाकी और कुछ नहीं है वही काम जो नॉर्मल खड़ा है वही काम वो भी कर रहा है। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये है आपका जीएसएम आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं हम कुछ और टेक्निकल टर्म्स के बारे में जिनसे हम, जो हमारे से पूछी जा सकती हैं। मैंने फुल फॉर्म शायद सबकी लिखा दी आपको, कोई अगर बाकी रह रही हो तो पूछ लेना भैया। होम लोकेशन रजिस्टर हो गया, ऑथेंटिकेशन सेंटर हो गया, ईआईआर हो गया, इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ईआईआर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, एमएससी जो इक्विपमेंट है उसकी रजिस्टर, सबका इन्फॉर्म होगा आपका डिवाइस का। जितने बनकर आए थे, जितने बनकर आए थे उनके कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होगी। जैसा सिस्टम हमारे पास किसमें है, मैक एड्रेस में, कि जो बनकर आएगा उसका स्टोरेज होगा कहीं ना कहीं। समझ रहे हैं बात को? तो आप फर्जी आईएमआई नंबर नहीं दे सकते हैं, समझ लो। जैसे हम फर्जी मैक एड्रेस नहीं मिल सकता हमको। गेटवे एमएससी, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, बेस स्टेशन कंट्रोलर और बेस ट्रांसीवर स्टेशन, हो गई फुल फॉर्म सारी। एक्चुअली इस तरह से मैंने आपको जो बताया, जितने भी वायरलेस सिस्टम है उन सब की एक स्पेक्ट्रम अलोकेशन होता है, ठीक है? ये स्पेक्ट्रम अलोकेशन क्या है वो समझना। ये एक स्पेक्ट्रम है, सपोज करो इस स्पेक्ट्रम को हमने बाइफरकेट कर रखा है, बाइफरकेट कर रखा है अलग अलग चीजों में। ये वॉकी टॉकी के लिए है, ये है, हाँ ये बात मैंने आपको एक
कॉन्सेप्ट बताया था आरजी। हर पर्टिकुलर कंट्री में एक रेडियो गवर्नमेंट होती है। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसीज इतना इंपॉर्टेंट टूल है, इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी को अगर कोई वायलेट करता है तो आपको की कंट्री को कई सारे लॉस हो सकते हैं। सपोज करो जितने भी राडार्स हैं, राडार्स किसको चेक करते हैं? जितने भी ऑब्जेक्ट्स किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के एरोस्पेस में होते हैं, एरोस्पेस जानते हैं? हवा में। हमारी कंट्री की एक जैसे जमीन की बाउंड्री होती है ना, वैसे ही आसमान की भी बाउंड्री है। समझ रहे कि वो आसमान की बाउंड्री कैसे है कि जो इंडिया का जो एयर स्पेस है वो फिक्स है। अगर वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में अगर उसका कोई प्लेन चला जाता है तो पाकिस्तान वाले उसको शूट कर सकते हैं अगर विदाउट परमिशन है तो। समझ रहे? उसके लिए क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफक कंट्रोलर हर उसको प्लेन को नीचे से बताता है कि भैया इधर मत जा, इधर मत जा। वो कोऑर्डिनेट्स बताता रहता है इधर से उधर। वहां पे उसके ऊपर फ्लाइट के जो प्लेन है उसके ऊपर वो कोऑर्डिनेट्स की वो रहती है सारी सिस्टम। समझ रहे? नेविगेशन का एक सिस्टम रहता है पर्टिकुलरली। अगर वो कहीं दूसरे पे कहीं ऐसे आपत्तिजनक स्थिति में फंस जाए, कोई आपातकाल में फंस जाए, तो वो नियर बाय कंट्री से रिक्वेस्ट करते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, साहब हमारा जहाज भटक गया, इसको उतर जाने दो, इमरजेंसी लैंडिंग करने दो। समझ रहे बात को? तो वो फ्रीक्वेंसी का खेल है। तो जो फ्रीक्वेंसी चैनल्स हैं, वो फ्रीक्वेंसी चैनल्स अलग अलग तरह के हैं। स्पेक्ट्रम से कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड केवल मिलिट्री यूज के लिए है। समझ रहे? कुछ भी दे रखा है उनको, उनके लिए एक सेपरेट जोन है। वो जोन किसी को भी अलॉट नहीं किया जा सकता। कुछ आपके लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को अलोकेट है। समझ रहे? रेडियो गवर्नमेंट अपने यहाँ पे तो ट्राई आप कह सकते हो एक तरह से। हाँ, दूरसंचार निगम जो है ना, दूरसंचार मंत्रालय, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपके जो लोकल यूजर्स है, जैसे मान लो आप इवेंट करना चाह रहे हो, अब आप इवेंट में वॉकी टॉकी यूज करते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ना। वॉकी टॉकी जैसे ही आप खरीदेंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट हो जाएगा। प्राइवेट भी आप ले सकते हो वॉकी टॉकी, लेते ही है ना, देखते होंगे आप इवेंट्स में। उसके लिए एक छोटी सी डिवाइस आपकी कंट्रोलर रख दिया जाता है, उससे उस पर्टिकुलर एरिया में आपको एक फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट हो जाता है। सबका होता है, ये सबका होता है। इसको अपन नाम देते हैं आसमान में भी नेटवर्क है सैटेलाइट्स का, जिसको इंटर सैटेलाइट लिंक कहते हैं। जो फ्रेंड कुछ एक ऐसे, जैसे आपको पता है इंडिया क्यों इतना स्ट्रांग होता जा रहा है? हम लोग सैटेलाइट इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो अपना सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उसको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे? अच्छा, कुछ लोग जो पैसे वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कॉन्सेप्ट आउटसोर्सिंग क्यों होती है। हम कंप्यूटर इंडस्ट्री में, हमको पता है आउटसोर्सिंग क्यों होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां के जो लोकल लोग हैं उन लोगों को हायर करना महंगा पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं।
जहां पे ऑब्वियसली, और अभी तो और बड़ा आउटसोर्सिंग में एक नया मुकाम हासिल हो गया है वर्क फ्रॉम होम का। आउटसोर्सिंग कम कर दी, उसका कारण पता है क्यों कर दी कम? वहां के जो लोकल लोग हैं वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ही हो गया। आउटसोर्सिंग का मतलब नहीं पता। इसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई काम करना चाहते हो, आपका कोई असाइनमेंट है, आप ये चाहते हो कि आप काम नहीं करो, आपकी जगह पे दूसरा काम कर ले, तो वो आउटसोर्सिंग है एक तरह से। पैसा आपको मिलना है, आपके पास जो पैसा आएगा उस पैसे में से आप कुछ शेयर उस पर्टिकुलर पर्सन को दोगे, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। वहां से कॉल सेंटर ऑपरेट नहीं हो रहा है, कॉल सेंटर यहां से ऑपरेट हो रहा है। वहां पे जो पर्सन पैसा लेगा वो डॉलर्स में लेगा, यहां पे हमको डॉलर को कन्वर्ट करके रुपीज में पैसा देना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल सेंटर यहां एस्टेब्लिश किया है, वहां के एड्रेसेस होंगे, कॉल किए जाएंगे, नंबर्स होंगे, सब कॉल किए जाएंगे, यहां के लोग वहां के लिए कॉल करेंगे। समझ रहे? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आउटसोर्सिंग है। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। मैं कुछ और पूछना चाहो तो इसमें बता दो। कॉन्सेप्ट समझ में आया स्पेक्ट्रम का? क्लियर? अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम लोग जनरेशंस को इसमें डिस्कस